नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक मुख्य जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आरोह है, उसके पद्य खंड की तीसरे अध्याय पर बात करेंगे। तीसरे अध्याय में 2 रचनाएँ शामिल हैं, एक तो कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। कविता के बहाने इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। ये दोनों ही रचनाएं प्रसिद्ध मूर्धन्य कवि कुंवर नारायण के द्वारा रचित हैं। आज हम इन दोनों कविताओं के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। पहला वीडियो देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आ रहे हैं कि कविता के बहाने शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है, कि सब घर एक कर देने के मायने क्या होते हैं कविता के अनुसार। तो सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सभी प्रकार के भेदभाव दूर करके एकता स्थापित करना। एक कर देना अर्थात एकता स्थापित करना। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करते, उनके खेल में सच्ची एकता होती है। इसी प्रकार इस कविता के द्वारा कवि ने आग्रह किया है कि हमें भी भेदभाव भुलाकर मानव मात्र में एकता स्थापित करनी चाहिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? वैसे देखा जाए तो उड़ान जो है वह चिड़िया की होती है और खिलना है वो फूल का होता है। लेकिन कविता भी उड़ती है और कविता भी खिलती है। कैसे? कि चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, लेकिन कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। इस तरह कविता के उड़ने का अभिप्राय है वह कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक या दुनिया भर को प्रभावित कर सकती है। खिलना वैसे देखा जाए तो फूल से संबंधित है। तो फूल खिलता है और महकता है, किंतु कुछ समय या एक निश्चित समय के बाद वह मुरझा जाता है और उसकी महक भी खत्म हो जाती है। किंतु कविता सदैव खिलती रहती है और उसकी महक कभी कम नहीं होती। आप देखेंगे हम कबीरदास की कविताएं आज उसी प्रकार से पढ़ सुन रहे हैं। उनका जो अर्थ है, उनकी जो प्रासंगिकता है वो आज भी बरकरार है। अर्थात कविता की कोई उड़ान कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कविता की खिलने की कोई सीमा नहीं होती और कविता की महक की कोई सीमा नहीं होती। कविता और बच्चे को समानांतर रखने का के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कवि ने कविता और बच्चे के खेल को समानांतर रखा है, एक जैसा माना है। बाकी चिड़िया से कविता श्रेष्ठ मानी है, फूल से कविता को श्रेष्ठ माना है। तो क्यों माना है, देखते हैं। बच्चे अपने खेल में सभी घरों को एक कर देते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समान है। कविता द्वारा कवि द्वारा अपनी कविता के लिए समाज एवं दुनिया के सभी विषयों को चुना जाता है। जैसे बच्चे अपने खेल में हर प्रकार का खेल चुन लेते हैं। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, कविता भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कविता भी लोगों में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। इसीलिए कवि ने कविता व बच्चों के खेल को समान या समानांतर माना है। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कि मुरझाए जैसे फूल मुरझा जाता है, महक खिलता है, महकता है, लेकिन ये कुछ समय अंतराल के पश्चात मुरझा जाता है और उसकी महक खत्म हो जाती है। कविता बिना मुरझाए कैसे महकती है? कि फूल एक निश्चित समय तक खिलता है और जब तक खिला रहता है तभी तक महकता है। मुरझाकर सूख जाने के बाद उसकी महक भी खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की कोई मियाद नहीं होती, वह अनंत काल के लिए लागू होती है। कविता का आनंद हर देश का मतलब यहाँ पर क्षेत्र काल का अर्थ समय, हर क्षेत्र के हर समय के लोग ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता बिना मुरझाए महकती है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? सहूलियत का मतलब होता है सहजता। भाषा को सहूलियत या सहजता से बरतने का अभिप्राय है कि कविता में भावों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया जाए। किसी भी बात को सरल एवं सहज भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए। गैर जरूरी विद्वता मतलब अपना विद्वान होने का भाव, विद्वता दिखाने के चक्कर में अनावश्यक एवं कविता को बोझिल बनाने से बचना चाहिए।
कलिष्ठ भाषा के प्रयोग से भावों का सौंदर्य, स्वाभाविकता, उसकी मौलिकता, नज़ाकत एवं उसका संदेश नष्ट हो जाता है। इसलिए भाषा को सहूलियत से बरता जाना नितांत ही आवश्यक है। बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। सीधी बात मतलब सरलता से कही जा सकती थी कोई बात, लेकिन वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब मुश्किल हो जाती है। कैसे? कि किसी बात के लिए सर्वप्रथम भावों के अनुरूप भाषा ही दिमाग में आती है। सबसे हमें कोई बात कहनी है तो भावों के अनुकूल ही और भाषा हमारे दिमाग में आती है। परंतु समाज में यश प्राप्ति के लोभ में कवि क्लिष्ट, कठिन एवं बनावटी शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ऐसा करने से भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तथा बात बोझिल बन जाती है, जिसके कारण से पाठक, पढ़ने वाले या श्रोता, सुनने वाले के लिए बात का मर्म समझना दुष्कर हो जाता है। इस प्रकार सरल बात भी टेढ़ी या जटिल हो जाती है। सातवां प्रश्न है, बात जिसे कथ्य भी कहा जाता है, बात या कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान कीजिए। और आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में अलग अलग थे सामने वाले, लेकिन हमने यहाँ एक साथ ही रखा है। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना या अप्रभावी हो जाना। बात का प्रभावहीन या अप्रभावी हो जाना। दूसरा है बात की पेंच खोलना, मतलब बात को सहज व स्पष्ट करना या बनाना। बात को सहज बना देना, स्पष्ट बना देना। बात का शरारती बच्चे की तरह से खेलना, कि बात का पकड़ में न आना, अर्थात चंचल होना बच्चे की तरह से। बात को कील की तरह ठोक देना, मतलब बात की पेंच को हम कील की तरह ठोक देते हैं तो उसकी चूड़ियाँ में कसावट नहीं आती और वो ढीली रह जाती है। उसी प्रकार से बात को कील की तरह ठोक देने में बात में कसावट न रहना और बात का बन जाना, कि बात बन गई। बात बन गई अर्थात हम जो कहना चाहते थे वह और भाषा, हमारा संदेश और संदेश में इस्तेमाल की गई भाषा, इन दोनों का संतुलन, तालमेल या सामंजस्य बन जाना, यही बात का बन जाना जो वाक्य प्रयुक्त हुआ है उसी का अर्थ यहाँ शामिल किया गया जा सकता है। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ की इन दोनों कविताओं से अन्य ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारी बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।